हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया। इस वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक, आंकड़ों का प्रबंधन से पहले हमें आंकड़े क्या होते हैं ये समझना है। आंकड़े विभिन्न स्थितियों में एकत्रित की गई सूचना ही आंकड़े कहलाते हैं। मतलब सूचनाओं को ही हम आंकड़े कहते हैं। अब ये सूचनाएं किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे संख्याओं के रूप में हो सकती है, या फिर किसी जानकारी के रूप में हो सकती है, किसी तथ्य के रूप में हो सकती है। और ये सभी सूचनाएं किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठी की जाती है। जब किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जब सूचनाएं इकट्ठी की जाए तो वो आंकड़े कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, जैसे आपकी अपनी 8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी की औसत ऊंचाई कितनी होगी, सभी को इकट्ठा करेंगे। और एक विशेष उद्देश्य के लिए अगर हमको ये पता लगाना है कि किस बच्चे की कितनी ऊंचाई है इकट्ठा की, तो वो एक आंकड़ों का रूप ले लेगी। ठीक है, पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, ये भी एक आंकड़ों का रूप होगा। ठीक, अब आंकड़ों का निरूपण क्या होता है। आंकड़ों का निरूपण किसी विशेष स्थिति में आंकड़े जब बहुत अधिक हो जाते हैं, जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें उनको इकट्ठा करने में या फिर उनको समझने में हमें परेशानी आती है, जिन्हें समझना और उनसे निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाना। ठीक, जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाए और उनको समझना और निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाए, तो जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए उनको चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। जो चित्र जो होते हैं वो एक उनको आलेख कहते हैं। ठीक, ऐसे ही इसी ही आंकड़ों का निरूपण कहते हैं। मतलब चित्रों द्वारा या फिर किसी अन्य विधि द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन करना एक आलेख कहलाता है। और उस आलेख के द्वारा जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो उसको कहते हैं हम आंकड़ों का निरूपण। ठीक है, अब इसमें आलेख जो वर्ड आया है, इसके लिए ये होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए आलेखों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार दिया गया है चित्रालेख। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण ही चित्रालेख कहलाता है। मतलब यहाँ संकेत के रूप में किसी चित्र का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नीचे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे समझ में आएगा कि यहाँ पे एक कार दे रखी है, फिर उस कार के बराबर में 100 कार लिख रखा है। मतलब हमें ये मानना है, संकेत दे रखा है, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। ये कार एक संकेत के रूप में दे रखी है जिसको 100 कार के बराबर मानना है। अब देखो, एक ही कार 100 कार के बराबर में आ गई तो मतलब 100 कारों को उसने कवर कर लिया। तो ऐसे ही हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े होंगे वो कम उसमें पास में सामने आ जाएंगे हमारे रिकॉर्ड। जैसे जुलाई में यहाँ पे देखो नीचे लिखा है जुलाई में क्या होगा, जुलाई में कितनी कारें बनी, एक तो ये यानी कि 100 कार, दूसरी को ऐड करेंगे तो 200, और ये आधी दे रखी है तो मतलब 50। तो 100, 200 और 50, ये हो गई 250, मतलब 250 कारें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, जुलाई में 250 कारें बनी। अगस्त में 3 कार दे रखी है, मतलब एक कार 100 की तो 3 कार हो गई 300 की, 300 कारें हो गई, तीन कारों का मतलब। सितंबर में कितना हुआ, सितंबर में 1 2 3 4, मतलब 400 कारें हमारे पास में आ गई। अब देखो इसको संकेतों से कितना इजी हो गया समझना। अब ये 250 मतलब 300 400 ये इस तरीके से सामने, मतलब अगर इनको डायरेक्ट लिखते तो हमें जो आंकड़े होते वो थोड़ा टफ हो जाते लिखने में भी और समझने में भी। तो इस यहाँ पे 100 कारों को एक कार के बराबर मान लिया और फिर हमें थोड़ा इजी कर दिया इसको समझने में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार की तरफ, जिसका नाम है एक दंडालेख। अब एक दंडालेख, ये दंड क्या होता है, दंड का मतलब होता है एक आयत। ठीक है, एक आयत की तरह, जिनको हम बार ग्राफ भी कहते हैं। जैसे ये बार ग्राफ एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए, यहाँ पे जो भी दंड आप यूज में लोगे वो एक समान चौड़ाई के होने चाहिए। ठीक है, सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाइयाँ या फिर ऊंचाइयाँ क्रमशः उनके मानों के आनुपातिक होती है। मतलब यहाँ चौड़ाई तो समान होगी, जैसे ये वाली चौड़ाई सबकी ये समान होगी, लेकिन इनकी जो ये लंबाई है ये इनके मानों को दर्शाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ एक दंडालेख का मतलब होता है कि
एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए, एक मतलब आयतों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन ही एक दंडालेख कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमको इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए देखो, जैसे हमें 2003 और 4 में कितने यहाँ पे लिखा है शैक्षिक वर्ष और इधर लिखा है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। कैसे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 में कितनी थी, तो ये जाएगी यहाँ से इधर इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी हो गई 100 हो गई। 2003 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। 2004 और 5 में कितनी हो गई, इसको यहाँ पे इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा 200। ठीक, ऐसे 2005-6 में कितनी हो गई 250। ये थोड़ा इसको सीधा करने में परेशानी आ रही है, जैसे ऐसे इस तरीके से इसको बराबर बराबर सीधे ना पाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250, 250 हो जाएगी। ठीक है, और 2006-7 में कितनी होगी, इधर इससे ऐड करेंगे सीधा सीधा तो ये हो जाएगी 300। ठीक, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2007-8 में, 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या 350 हो जाएगी, 350। मतलब ये यहाँ पे बराबर प्रॉपर लाइन खींचेंगे तो ये 300 के 350 के बराबर जाएगी। तो आपको इस एक दंडालेख से आपको ये पता चल रहा है कि हर साल में कितने विद्यार्थी 8th क्लास में थे। ठीक है, तो हमने एक छोटे रूप में एक ग्राफी रूप में इसका निरूपण कर दिया। हम लिखने की बजाय डायरेक्ट इस चित्र से समझ सकते हैं कि कक्षा 8 में 2003-4 में कितने विद्यार्थी थे, 4-5 में कितने थे, ऐसे ही 5-6, 6-7 और 7-8 में कितने विद्यार्थी थे। लिखने से थोड़ा कठिन हो जाता, एक एक चीज़ को एक एक डिटेल को हम लिखते, इसके बजाय हमने डायरेक्ट इसको ग्राफी निरूपण से समझा दिया। इसको इस तरीके के आलेख को हम कहते हैं एक दंडालेख। यहाँ पे एक ही दंड का प्रयोग किया गया है इसलिए इसको एक आलेख कहते हैं। अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट प्रकार की तरफ। आलेखों का नेक्स्ट प्रकार है द्विदंड आलेख। अब देखो इसमें द्वि लिखा मतलब दो, डबल बार ग्राफ। ठीक है ना, यहाँ पे दो दंड होंगे। अब दोनों दंडों को एक साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला है, मतलब दो समूहों को एक साथ जब दर्शाया जाएगा तो वहाँ पे हमें द्विदंड आलेख का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ इसको नीचे देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा है इधर की साइड कि एक विषय द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है वो दे रखी है। ठीक है, ये किसी एक छात्र के बारे में है ना, हर सब्जेक्ट में कितने कितने अंक। अब यहाँ पे ये जो वाइट वाला लिख रखा है ये है 2005-6 शैक्षिक वर्ष का, और यहाँ पे लिख रखा है 2006 और 7 वर्ष का। मतलब हमें ये दो वाइट वाले पढ़ना है 2005-6 में कितना लिया और 2006-7 में कितने अंक ओनली गणित सब्जेक्ट में हमें इस बच्चे को प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 2005-6 में इस बच्चे को 30 अंक गणित में मिले और 60 अंक इसको 2006-7 में मिले। अब जब दो दंड आलेख का प्रयोग किया है तो यहाँ पे हमें उस साल के अंतर का पता चल गया कि इसने अगले साल में कितनी बढ़ोतरी की, मतलब यहाँ पे तुलना की गई है। जब हमें दो ग्रुपों का तुलना की जाए तो वहाँ पे हमें द्विदंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में कितना किया उसने, देखो 2005-6 में तो इसने 50 अंक प्राप्त किए, और इससे जस्ट थोड़ा सा पास में जाके ये जो दे रखा है ये 50 और 60 के बीच में दे रखा है, मतलब 55। मतलब सामाजिक विज्ञान में उसके 2005-6 में तो 50 अंक प्राप्त हुए और 2006-7 में उसके 55 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसे विज्ञान का भी तुलना हम कर सकते हैं। विज्ञान में इसके ये जो स्टूडेंट है विज्ञान विषय में इसके 2005-6 में इसको बराबर यहाँ लेंगे तो ये आएगा 50 और 40 के बीच में। ठीक है, और ऐसे ही ये आगे बढ़ा तो ये आ जाएगा 50। इस तरीके से मतलब हम दो ग्रुपों के बीच में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जब द्विदंड आलेख का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें दो ग्रुपों की एक साथ जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, यस, इसी प्रकार अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आलेख की तरफ, जिसका नाम है वृत्त आलेख या पाई चार्ट, जो हमारे 8th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आंकड़ों का पाई चार्ट का मतलब होता है, अब देखो पहले तो वृत्त आलेख इससे समझ में आ रहा होगा आपको। वृत्त का मतलब होता है एक सर्कल, ऐसे गोला टाइप में।
मतलब जो भी आलेख दिया जाएगा वो हमको सर्किल के रूप में दिया जाएगा। पाई, इसको पाई चार्ट क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? पाई एक है ना मिठाई होती है जो एक ऐसे सर्कल के रूप में होती है, जो इस तरीके से उसके स्लाइस कटे होते हैं। ये देखो इस तरीके से उसके स्लाइस होते हैं। जैसे आपने अभी आजकल पिज़्ज़ा अपन खाते हैं, पिज़्ज़ा जैसी इसकी स्लाइस पिज़्ज़ा जैसी जो आकृति होती है वही पाई जैसी होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका मतलब है कि आंकड़ों का वृत्तीय निरूपण, जब आंकड़ों को वृत्तीय निरूपण किया जाए तो वृत्त आलेख द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों का वृत्तीय निरूपण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वृत्त आलेख के द्वारा। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों के संबंध दर्शाता है। ठीक है, जब एक वृत्त आलेख हमारे सामने आएगा तो उसका संपूर्ण और उसमें जितने भी जो भाग किए जाएंगे उसके बीच में संबंध वो दर्शाएगा। जैसे अब ये नीचे हमारे एग्जाम्पल, यहाँ संपूर्ण वृत्त के जो त्रिज्य खंड होंगे, त्रिज्य खंड में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये जो भाग हैं उन भागों को हम कहेंगे त्रिज्य खंड। संपूर्ण क्या होता है? मतलब एक पूरा वृत्त। ठीक है, और भाग मतलब इसके जो ये जो त्रिज्य खंड हमारे बीच में सामने हमको दिखाई देंगे, इनको हम त्रिज्य खंड कहेंगे। जब एक वृत्तालेख हमारे सामने आता है तो वो एक संपूर्ण, एक पूरे में और उसके भागों के बीच में संबंध दर्शाता है। जैसे हमारे पास में नीचे एक ये एग्जाम्पल, ये आलेख हमने दे रखा है, ये देखो ये आलेख दे रखा है। इसमें एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, मतलब कोई एक बच्चा है वो पूरे 24 घंटे को किस तरीके से यूज करता है ये दे रखा है। यहाँ पे दूसरे वाले में क्या दे रखा है? एक कस्बे में व्यक्तियों की आयु समय दे रखा है। ठीक, अब जैसे पहले वाले में देखो आप, इसमें लिखा है कि एक बच्चा है जो सुबह सोने में कितने घंटे यूज करता है? सोने के वो यूज करता है 8 घंटे। और स्कूल में वो कितने घंटे यूज कर रहा है? 6 घंटे के लिए जाता है। खेल के लिए वो कितने घंटे उपयोग में लेता है? 3 घंटे। अन्य कार्यों के लिए वो लेता है 3 घंटे और गृह कार्य के लिए लेता है वो 4 घंटे। इस प्रकार उसने अपने पूरे 24 घंटे का एक ग्राफ उसके बना दिया गया अपने सामने। ठीक है, अब इसके जो त्रिज्य खंड है वो, अब जैसे दूसरा वाला समझिए। पहले दूसरे वाले में है कि एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह कितने हैं। जैसे 0 से 14 वर्ष के कितने व्यक्ति होंगे? 30,000। 15 से 60 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं? 50,000। और 60 से 60 वर्ष या उससे अधिक कितने व्यक्ति हैं? 20,000। ये इस तरीके से हमारे सामने आलेख होता है, वृत्तालेख। और ये जो बीच बीच में जो त्रिज्य खंड कट्टे होते हैं ये इसके भाग होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक त्रिज्य खंड का आमाप, जो हमें ये जो त्रिज्य खंड दे रखा है, जैसे ये वाला त्रिज्य खंड सोने के लिए मान लो ये वाला त्रिज्य खंड दे रखा है, इसका आमाप या साइज उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। मतलब ये जो हमें इस त्रिज्य खंड की जो साइज दे रखी है, मान लो सोने के लिए हमने यूज करा, ये साइज दे रखी है, ये इतनी ही बड़ी क्यों है? जब इसमें लिखा है कि उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप, मतलब उसने सोने में कितनी क्रियाकलाप या कितना घंटे लिए हैं, सूचना इसी सूचना के समानुपाती होता है। मतलब अगर वो ज़्यादा घंटे यूज में ले रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा त्रिज्य खंड होगा, और कम ले रहा है तो वो कम त्रिज्य खंड होगा। तो इसलिए वो इसके समानुपाती होता है। सोने में यहाँ ज़्यादा ले रखा है तो देखो आप सभी देखो 8 घंटे सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 8 घंटे जो त्रिज्य खंड इसने यूज में लिया है, त्रिज्य खंड का इसी का सोने का सबसे बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे सबसे ज़्यादा है और इसीलिए ये इसी के समानुपाती होगा, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, इसलिए इसका त्रिज्य खंड सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए, अब मैं आपको इसको पूरा समझाती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए उपरोक्त आलेख में, मतलब ये इसी आलेख की बात हो रही है, फर्स्ट वाले आलेख की। ठीक है, उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग कितना होगा? अब देखो आनुपातिक भाग कैसे निकालते हैं। जैसे सोने की घंटों की संख्या, सोने की घंटों की संख्या मतलब उसने कितनी थी, और बटे में उसके संपूर्ण दिन मतलब 24 घंटे। सोने में कितने व्यतीत किए उसने? 8 घंटे। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है कि कितने अनुपात में आएगा। और पूरे दिन में घंटों की संख्या कितनी है? 24। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। 1/3 रेशो में 1/3 भाग
सोने सोने का होगा। ठीक है, इसीलिए इस त्रिज्यखंड को पूरे वृत्त के 1/3 भाग के रूप में खींचा गया है। ठीक है, सोने के लिए जो त्रिज्यखंड बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा 1/3 भाग है, पूरे वृत्त का 1/3 भाग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा भी होगा वो, 8 घंटे इसने सबसे ज़्यादा सोने में यूज़ लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 1 मिनट इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं ताकि ये आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए। 1 सेकेंड, यहाँ पे भी इसको इरेज करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि त्रिज्यखंड हम कैसे बनाएंगे। त्रिज्यखंड कौन सा कितना बड़ा होगा उसके लिए हम पहले अनुपात निकालेंगे। जैसे इसमें हमने अभी निकाला ना कि जैसे सोने में उसने कितने घंटे यूज में लिए बटे में संपूर्ण, पूरे मतलब यहाँ पे देखो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, इसमें शुरुआत में लिखा था संपूर्ण और उसके भाग के बीच में जो संबंध दर्शाता है। तो संपूर्ण जितना यूज लिया उतना भाग ऊपर आएगा, और संपूर्ण मतलब उसके पूरा कितना था, पूरे घंटे कितने यूज लिए, तो उनके बीच में उसने संबंध दर्शा दिया। तो यहाँ पे 1/3 हमारे जो त्रिज्यखंड हमें पूरे वृत्त में प्राप्त हुआ, ऐसे 1/3 भाग में खींचा गया। अब जैसे हम इसने सोने के लिए यूज में लिया, ऐसे ही हम दूसरा त्रिज्यखंड जैसे स्कूल के लिए उसका भाग निकाल सकते हैं कि उस स्कूल के लिए उसने कितना त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग हो। जैसे स्कूल में कितने घंटे यूज लिए, इसने स्कूल में लिए 6 घंटे। ठीक है, अब इसके लिए कितना बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा, और उसने टोटल कितना होता है 24 घंटे। तब इसे यहाँ से काट जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा कितने होता है 24। तो 1/4 भाग किसके लिए बनेगा, 1/4 त्रिज्यखंड किसका बनेगा, स्कूल के लिए। ऐसे प्रकार सारे त्रिज्यखंड हम ऐसे निकाल लेंगे, सबका अनुपातिक भाग निकालेंगे, और सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो वो पूरे सभी भिन्नों की संख्या जोड़ने पर 1 आएगी, मतलब वो एक संपूर्ण को दर्शा देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पाई चार्टों को खींचते कैसे हैं, अब हमें पाई चार्टों को खींचना बताते हैं। इसके लिए हमें एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशत में नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक महक है चॉकलेट स्वाद के कितने, इस महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं। ठीक है, 25% ऐसे हैं जो वनीला की आइसक्रीम पसंद करते हैं, और 25% अन्य प्रकार की आइसक्रीमें पसंद करते हैं। अब देखो, पूरा वृत्त तो 100% को दर्शाएगा। ठीक है, जिसमें से आधा आधा हमें लेना है, आधा हमें, जैसे 50% होता है 100 का आधा, तो टोटल ही पूरा जैसे बीच में से लेंगे तो टोटल ही ये 50% आ जाएगा चॉकलेट पसंद करने वाले विद्यार्थी। ठीक है, ये 50%। ठीक, अब ये क्या, अब 50, अब ये बचा इधर वाला बचा ओनली 50%, इधर 50 इधर 50। ठीक है, अब ये जो 25 है ये 50 के आधे हैं, तो यहाँ पे ये 1/4 यानी कि इसका आधा 25, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। तो किसी भी 25 को ले दो वनीला के लिए, और अन्य प्रकार ले दो ये भी 25%। ठीक है, या तो चाहो तो आप डायरेक्ट प्रतिशत में दर्शा सकते हो, या एक और है कि इसको हम वृत्त के केंद्रीय कोणों के रूप में दर्शाते हैं। अब आपको पता है कि एक वृत्त, पूरा वृत्त जो होता है, इसका जो पूरे का केंद्रीय कोण होता है बीचों बीच, ये जो वाला कोण होता है ये होता है, ये वाला कोण ये होता है 360 डिग्री का। ठीक, अब इसके जितने भी पार्ट हमको दे रखे हैं, जैसे 50%, 25% और 25%, इनके लिए क्या क्या, इन त्रिज्यखंडों के लिए कितना केंद्रीय कोण बनेगा, इसके लिए मैं आप केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो, जैसे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि पूरा कोण होगा 360 डिग्री का, ये तो हमें पता है। तो चॉकलेट के लिए एक बार हम इसको चॉकलेट के लिए निकालते हैं कि चॉकलेट के लिए केंद्रीय कोण कितना बनेगा। चॉकलेट पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 50%। ओके, अब 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 को ऊपर लिखेंगे, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे नीचे इसके 100 लिख देंगे। ठीक, 50% को हम ऐसे लिखते हैं। अब ये कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे
अगर हम 50 से इसको काटते हैं तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से 10 को काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, 1/2 इसका आ जाएगा भाग। मतलब संपूर्ण का कितना भाग ये घेरेगा, पूरे वृत्त का कितना भाग घेरेगा, 1.5। जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि 50% 100 का आधा होता है, तो आधा ही भाग आया ना, ठीक है। ये चॉकलेट का सिर्फ भाग आया। अब इसका केंद्रीय कोण कितना बनेगा, अब हमें पता है, मतलब ये केंद्रीय कोण कितना बनेगा, मतलब 360 का ये कौन सा भाग है, तो 360 से इसको गुणा कर देंगे। अब जैसे इसका 360 का ये कौन सा भाग है, 1/2, तो 300 इसका केंद्रीय कोण बनेगा। 360 का 1/2 कितना होता है ये देखना है हमें, ठीक है। तो ये इसका त्रिज्यखंड बन जाएगा। त्रिज्यखंड कोण कितना आ जाएगा, त्रिज्यखंड कोण बनेगा 360 का 1.5 कितना पार्ट बन जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 1 नीचे बचे, 6 को नीचे उतार तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, और फिर यहाँ 0 बच गया, 180, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल ये चॉकलेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों का त्रिज्यखंड बनाएगा, ठीक। ये तो चॉकलेट के लिए आ गया। अब वनीला के लिए कितना होगा, वनीला के लिए, एक सेकंड, इसको हम उसी स्लाइड में लिख सकते हैं। वनीला के लिए इसको ऊपर करेंगे, वनीला के लिए देखते हैं, वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25%। अब 25% का जो भाग बनेगा, संपूर्ण का कितना भाग ये घेरता है। वैसे तो हमने देखा था कि संपूर्ण का आधा भाग तो चॉकलेट ने खरीद लिया, फिर आधे का आधा भाग वनीला ने कवर कर लिया। जैसे 25, अब ये प्रतिशत को हम ऐसे लिखेंगे, नीचे 100 में लिख देंगे। अब इसे काटेंगे, अगर 25 से काटेंगे, या चाहो तो 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 0 यहाँ बचा, फिर ये वापस कटेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 1/4 भाग को ये घेरेगा, ठीक है। संपूर्ण का 1/4 भाग वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों के लिए घेरेगा। अब इसमें त्रिज्यखंड कितने डिग्री का बनेगा, त्रिज्यखंड पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब देखते हैं इसके लिए कोण कितने डिग्री, ये 360 का कौन सा भाग है, तो इसको वही 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 का 1/4 इसको लिखेंगे हम। त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री 1/4, ठीक। 4 से इसका भाग लगाएंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और यहाँ पे ये 0, 90 डिग्री, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये त्रिज्यखंड का कोण आएगा, त्रिज्यखंड कोण। वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों को कोण के रूप में अगर हम लिखेंगे, कितने त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री का, ठीक। इसी प्रकार अब हम अन्य प्रकार के लिए देख लेंगे। अन्य प्रकार के लिए देखेंगे तो अन्य प्रकार की आइसक्रीम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वही 25%। अब ये तो 25% वाला हमने ऊपर ही सॉल्व करा है, इसको 25/100 लिखेंगे, ये कितना भाग हो जाएगा, ये भी 1/4 भाग, वही 1/4 भाग इसका कवर करेगा। अब वही त्रिज्यखंड कोण इसका कितना बनेगा, इसका भी उतना ही बनेगा। त्रिज्यखंड कोण इसका बनेगा 1/4, सॉरी यहाँ पे 360 का 1/4 कितना होगा, इसमें 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा। इसको वही जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व करा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल ये भी बनाएगा। अब हम पूरा, अब किसी भी हमारी सुविधा के अनुसार इसको हम किसी भी एंगल का, अब इसको पाई चार्ट बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम इसको किसी भी सुविधा के अनुसार, किसी भी सुविधा अकॉर्डिंग हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ये प्रॉपर इसमें नहीं बनाते हम, हमारे उससे देखेंगे, एक सेकंड, इसको इसमें देखते हैं। ये वृत्त बना हमारा, इसको हम दूसरी स्लाइड में देख लें तो सही रहेगा।
ये देखो, ठीक है, ये हमने इस उसका खींच लिया। अब इसमें मान लो हमने, तो यहाँ पे अब हमारा जो पहला जो आया था, इसमें जो पहला जो हमारा बना था, कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री एक सरल कोण होता है, एक ऋजु कोण होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये सीधी सीधी लाइन, जैसे बीच में बीचों बीच से यहाँ पे एक लाइन, एक मिनट, इसको हम ना, एक सेकेंड, बीच में से ही काट दिया, ठीक है, ये बीचों बीच में नहीं बना है, एक सेकेंड, पूरा ही हट गया। ये हमारा एक त्रिभुज वो वृत्त बना। इसमें जो बीचों बीच में जब लाइन खींचेंगे, ये एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है बीचों बीच। ये देखिए, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल कौन से आइसक्रीम पसंद करने वाले विद्यार्थियों का त्रिज्यखंड कौन था, चॉकलेट वाले का। तो यहाँ पे आ जाएगा ये चॉकलेट का, ठीक है, ठीक। अब इसके लिए दूसरे कितने डिग्री के थे, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो यहीं सीधे यहाँ से खींचेंगे हम, जैसे हमारे ये जो केंद्र होता है यहीं से सीधा आधा, इसका आधा पार्ट बिल्कुल ये इस तरीके के जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक। ये बनेगा वनीला के लिए, या फिर वनीला के लिए ले दो, या फिर अन्य प्रकार के लिए ले दो, क्योंकि दोनों के लिए बराबर बन रहा है। ये भी 90 डिग्री का, तो ये अन्य प्रकार के लिए। इस तरीके से हम पाई चार्ट खींचते हैं, ठीक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है संयोग और प्रायिकता। तो स्टूडेंट, संयोग क्या होता है? संयोग मतलब कोई ऐसी घटना जिसके होने की संभावना बहुत कम है लेकिन वह हो जाए। जैसे बारिश के दिनों में आप 3-4 दिन लगातार छाता लेके गए, बारिश नहीं हुई, तो उसी से आपने अनुमान लगाया कि अब अगले दिन भी बारिश नहीं होगी। उस दिन आप छाता लेकर नहीं गए और संयोगवश उस दिन बारिश हो गई। मतलब पिछले दिनों के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं, अनुमान से हमने लगाया कि बारिश होने की संभावना बहुत कम है, और जिस दिन हम छाता लेके गए उसी दिन बारिश हो गई। मतलब संभावना बहुत कम थी लेकिन बारिश हो गई, तो इसको कहते हैं हम संयोग। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, मैं कल बाजार गया था, संयोग से पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। जैसे बाजार गए और वो कोई एक ऐसा दोस्त हमारा जो हमारे साथ बहुत पहले पढ़ा था, या फिर बहुत छोटी क्लास का था, या फिर जो भी हमारा पुराना दोस्त है जो हम उसके मिलने की संभावना ही नहीं है। मान लो वो आउट ऑफ टाउन, दूसरे टाउन में रहने लग गया, जो भी है, मिलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन कल बाजार गए, वहाँ पे वो मिल गया। तो ये इसको कहते हैं संयोग। मतलब ऐसी कोई घटना जिसके होने की संभावना बहुत कम होती है और वो हो जाए, उसको हम संयोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है यादृच्छ प्रयोग। यादृच्छ मतलब रैंडमली। कोई घटना या प्रयोग जिसका परिणाम पहले से पक्का नहीं होता है, मतलब हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इसका परिणाम यही आएगा, उसको कहते हैं यादृच्छ प्रयोग। रैंडमली, जैसे आप कभी सुना हो तो रैंडमली क्लिक है, ये तो मैं तो कुछ और कर रहा था, मुझे पता ही नहीं इस तरीके का परिणाम आएगा इसमें, वो रैंडमली, ठीक है। तो ऐसी कोई घटना या प्रयोग जिसका परिणाम पहले से पक्का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पासा फेंकने पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। हमारे जो पासे होते हैं, आपने कभी लूडो या सांप सीढ़ी खेले हो तो इस तरीके का एक पासा होता है जिसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो उन 6 से अब जब हम जैसे पासा फेंकेंगे तो हमें पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं है, पहले से हमें परिणाम का पता ही नहीं है कि क्या आएगा, पर ये ज़रूर पता है कि 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यादृच्छ प्रयोग। अब के परिणाम क्या होते हैं, ये देखो परिणाम क्या होते हैं, वही परिणाम जो जैसे हमने पासा फेंका, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, मान लो 1 आ गया
तो ये एक परिणाम हो गया। हेड, सिक्का उछाला तो हेड या टेल में से कुछ एक आ गया, मान लो हेड आ गया तो वो एक परिणाम हो गया। ठीक है, तो हेड और टेल दोनों ये परिणाम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 1 से लेकर 6 तक के कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ये भी एक परिणाम है। जो हम जैसे हमने घटना या कोई प्रयोग किया और उसका कोई रिजल्ट आया, उसको हम परिणाम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है समप्रायिक परिणाम। क्या होते हैं समप्रायिक, या फिर इसको बोलते हैं हम समसंभावित भी बोल सकते हैं। समसंभावित परिणाम। समसंभावित मतलब सम का मतलब समान, ठीक है, संभावित मतलब संभावना वाले, समान संभावना वाले वे परिणाम होते हैं। समसंभावित वे परिणाम होते हैं जिनकी किसी घटना में होने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। मतलब संभावना बिल्कुल बराबर होती है। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कुछ है ही नहीं है उसमें, सिक्के में हेड है या टेल है, तो ये बराबर संभावना, हेड आने की भी बराबर संभावना होगी, उतनी संभावना है जितनी टेल आने की संभावना है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे हम ये पढ़ते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चनों में क्या होगा, या तो उसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दो ही तो इसके परिणाम है ना, तो दोनों की या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों परिणामों से कोई एक आएगा। चाहे आप ट्रू के लिए ले लो, चाहे आप फॉल्स के लिए ले लो। ठीक है ना, तो दोनों की संभावना बराबर हो गई। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल हमारे, जैसे किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो हमें पहले से पता नहीं है ना कि बच्चा क्या जन्मेगा, लड़का जन्मेगी लड़की जन्मेगी, जो भी है। ठीक है ना, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके अलावा तीसरा तो कोई परिणाम है ही नहीं है, तो यहाँ पे बराबर संभावना है इनकी। ठीक है, या फिर पासा उछालो, पासे उछालोगे तो यहाँ पे भी 1 से लेकर 6 तक के नंबरों की बराबर संभावना है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इनमें इनके अलावा 7वां नंबर तो है ही नहीं, इसमें तो कोई 7वां नंबर आ ही नहीं सकता, तो इनकी बराबर संभावना है। इसीलिए वे परिणाम जिनकी किसी घटना में होने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है, उनको समप्रायिक परिणाम कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अभी तक जो मैंने समझाया, संयोग क्या होते हैं, आदर्श प्रयोग क्या हो गए, और ये समप्रायिक परिणाम क्या हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तब तक इसको थोड़ा सा साफ करके नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ गया प्रायिकता। जैसे टॉपिक की शुरुआत में मैंने बोला था ना आपको कि संयोग और प्रायिकता ये हमारा टॉपिक है उसका, हमारे चैप्टर का। तो अब प्रायिकता क्या होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने परिणाम पढ़े कि परिणाम क्या होते हैं, और इसके बाद में हमने प्रायिकता पढ़नी है, संयोग पढ़ लिया, प्रायिकता पढ़नी है। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता कह रहा है, प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला है कि घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, ठीक, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, जैसे हमने मान लो हमने सिक्के का ही प्रयोग करते हैं, सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास में टेल आ गया, टेल आ गया, तो इसके परिणामों की संख्या, टेल आने की, एक सिक्का उछालेंगे तो टेल आने की वो क्या हो गई हमारे पास में, एक परिणाम आया। और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, प्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं, या तो हेड या टेल, तो दोनों को गिनेंगे पहले, तो 1 2, तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे 2। मतलब हेड या टेल परिणाम तो 2 हैं, लेकिन हमारे कौन सा आया, तो घटना को बनाने पर परिणाम की संख्या कौन सी आई, मतलब कितनी संख्या है। मतलब मान लो हमारे हेड आ गया तो हमारे एक ही परिणाम आया ना, तो उसको तो लिखेंगे हम ऊपर, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो गई वो तो, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 2 है, हेड या टेल। अब ऐसे सिक्के के लिए ले लो, सिक्के के लिए ले लो तो आप पहले नीचे वाला देखो, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, सॉरी सिक्के के लिए नहीं, सॉरी पासे के लिए, पासे के लिए कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं पासे में। ठीक है ना, तो 1 से लेकर 6 तक के नंबरों में जो हमारे परिणाम आए हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे कुल परिणाम कौन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल 6 हैं, 6 परिणाम है, इनके अलावा कोई 7वां परिणाम नहीं आएगा। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या तो कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, टोटल 6 है ना। और अब मान लो हमने जैसे ही पासा फेंका तो हमारे 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो 3 आने का परिणाम कितना है, एक बार ही आया 3, एक बार फेंका तो एक बार 3 आया, तो इसका आंसर है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इसकी प्रायिकता हो गई। मतलब पासे को फेंकने पर प्रत्येक नंबर की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6।
और सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। तो इसका मतलब अब आप प्रायिकता से भी ये पता लगा सकते हो कि ये समप्रायिक परिणाम है कि नहीं है। अब देखो प्रायिकता 1/2 टेल की भी यही आ गई। अब मान लो हमारे हेड आ गया, हेड आया तो हेड एक अकेला परिणाम लाया तो हेड के लिए 1 आ गया। कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो हेड के लिए भी प्रायिकता 1/2 है, मतलब सिक्के की हेड के लिए भी प्रायिकता वही है और टेल के लिए भी वही है। इसका मतलब सिक्के वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको समप्रायिक परिणाम में दिया था वो इसी से डिसाइड करते हैं कि इनकी प्रायिकता कितनी आई है। ठीक है, तो इसलिए इससे पता चल रहा है कि ये समप्रायिक परिणाम है, सिक्के वाला जो एग्जाम्पल है। अब आता है हमारे, पहले इसको साफ करते हैं कि घटना क्या होती है। घटना तो नॉर्मल सी जो घटना, कुछ भी घटना जो आप जानते हो इसके बारे में, जैसे एक प्रयोग का प्रत्येक परिणाम, कोई भी प्रयोग किया उसका कोई भी रिजल्ट हमारे पास आया, या फिर कोई भी कितने भी 3-4 रिजल्ट एक साथ आए, तो वो एक घटना कहलाएगी। ठीक है, किसी एक प्रयोग का प्रत्येक परिणाम या परिणामों का संग्रह क्या कहलाएगी? घटना कहलाएगी। जैसे सिक्के को उछालना एक घटना हो गई, पासे को फेंकना ये भी एक घटना हो गई, ताश की पत्तियों में से ताश निकालना ये भी एक घटना हो गई। ठीक है, तो इसको हम घटना कहते हैं। अब अगर हमारे क्वेश्चनों में ये पूछे कि प्रायिकता नहीं होना, अगर किसी भी, जैसे मान लो सिक्का ही उछाला, हमने सिक्का उछाला तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल नहीं आने की प्रायिकता कितनी है। टेल नहीं आने की मतलब, टेल नहीं आने की इसका मतलब हेड आना चाहिए, तो हेड आने की प्रायिकता निकाल लो। तो हेड आने की प्रायिकता जैसे हम निकालेंगे, जैसे हमने निकाला हेड आने की प्रायिकता हमारी हो गई 1/2। अभी निकाला ना, कुल घटना को बनाने वाला हेड आया, एक बार फेंका एक बार हेड आ गया। ठीक है, और उसके कुल परिणामों की कुल संख्या कितनी है परिणामों की प्रयोग की? तो 2 हो गई, तो 1/2 हो गई हेड आने की प्रायिकता। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रायिकता नहीं होने की, मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेल नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, तो टेल नहीं आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसका आंसर या तो आप हेड आने की प्रायिकता डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकालो कि टेल आने की प्रायिकता निकाल लो पहले, तो कि इसमें कहा ना कि टेल, हमसे क्वेश्चन तो पूछा गया कि टेल नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले तो हमें निकालना है टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी भी प्रायिकता जस्ट हमने पहले निकाली, जस्ट इसकी प्रायिकता भी 1/2 होती है ना, क्योंकि फेंका, मान लो सिक्का हमने उछाला तो हमारे टेल आ गया, एक बार उछाला तो एक परिणाम आया। ठीक है, ऊपर लिखा प्रयोग के कुल परिणाम कितने थे, परिणामों की कुल संख्या कितनी थी? 2। या तो हेड आता है या टेल आता है, तो 2 लिख दिया नीचे, तो ये टेल आने की प्रायिकता हो गई। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन जो कह रहा था कि प्रायिकता नहीं होने की मतलब टेल नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो कैसे कि 1-1/2, ये तो टेल आने की प्रायिकता है, और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा, 1 में से अगर आधा जाएगा तो आधा आएगा। तो देखो जस्ट पहले मैंने आपको अभी समझाया ना कि टेल नहीं आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो 1/2 आया था तब भी आंसर, या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लो, तो ये यहाँ पे भी 1/2 आया। अब आपको आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि अगर हमें किसी की प्रायिकता नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन फेर के पूछता है, बस वो कह क्या रहा है ये हमें समझना है। अगर ये समझ में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे ये टॉपिक तो क्या, हाँ टॉपिक ही है, मान लो ये पॉइंट है, टॉपिक नहीं, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट, कि जब प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, कि ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी, 0 से या 1 के बीच में होती है प्रायिकता हमेशा। मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि किसी की प्रायिकता 1.5 है, तो ये क्या सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। हमारी प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, या तो 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, और 0 से 1 के बीच में आएगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा तो माइनस में तो कभी जा ही नहीं सकती है। ठीक है, तो 1.5 अगर किसी आपको बोले कि इसकी प्रायिकता 1.5 है, तो वहाँ तो सीधा सीधा आंसर लगाना नहीं, गलत है ये। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स वाले से क्वेश्चन आ जाते हैं तो। अब अगर किसी की प्रायिकता 0 हो जाती है, किसी की प्रायिकता अगर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो घटना ही असंभव है।
मतलब वो असंभव है, ऐसी इसका परिणाम कुछ नहीं आएगा, मतलब वो असंभव घटना है कि जिसकी प्रायिकता 0 है। और मान लो जैसे यहाँ पे 1 आ गई तो वो घटना निश्चित होगी। जैसे मान लो हमने एक गेंद को नीचे मतलब गेंद को छोड़ा हाथ में से, वो नीचे की तरफ आई। ठीक है, निश्चित हमें पता है कि वो नीचे की तरफ आएगी, ये निश्चित है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अगर बॉल को हमने हाथ में से छोड़ा तो अगर वो पूछे ऊपर जाने की प्रायिकता, हाथ में से छोड़ा और ये पूछ रहा है ऊपर जाने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ तो ये असंभव घटना हो गई ना कि ऊपर तो जाएगी नहीं। अगर हम बॉल को जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे जाएगी, तो ये असंभव हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक, ये जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 4 का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको जो आपके कुछ टॉपिक जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2-3 बार देखने से आपके क्लियर आराम से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।